जब आप उत्तराखंड की ऊंचाइयों पर कदम रखते हैं, जहां सड़कें खत्म होती हैं, इंसानी आबादी विरल हो जाती है और प्रकृति अपना असली रूप दिखाती है, वहीं छुपा है भारत का आखिरी बसा हुआ गांव नीति। समुद्र तल से 12,000 फीट की ऊंचाई पर बसा नीति गांव भारत तिब्बत सीमा पर एक ऐसा इलाका है जहां मौसम, जिंदगी और सरहदें तीनों की कसौटी पर इंसान खरा उतरता है। यहाँ की जमीन, हवा और हर पत्थर के पीछे छुपी है एक दास्तां। 1962 से पहले जब इन बर्फीली रास्तों पर न सीमा पर तनाव था और न ही बंदूकें, तब नीति घाटी के लोग तिब्बत के लोगों से व्यापार किया करते थे। ऊन, नमक, घी और जरूरी सामान इन पहाड़ों के रास्ते इधर से उधर जाता था। नीति के पास भारत तिब्बत को जोड़ने वाला वो दरवाजा था जो न सिर्फ व्यापार बल्कि संस्कृति को भी जोड़ता था। 1962 का भारत चीन युद्ध इन शांत पहाड़ियों की किस्मत बदल कर चला गया। नीति घाटी की राहें बंद हो गईं। वो आवाजाही, वो व्यापार, वो रिश्ते सब सन्नाटे में तब्दील हो गए। मगर नीति ने हार नहीं मानी। लोगों ने फिर भी इन कठोर परिस्थितियों में जीना सीखा। अभी मैं खड़ा हुआ हूँ द्रोणागिरी पर्वत व्यू पॉइंट पे और यहाँ से द्रोणागिरी पर्वत दिखता है। हालांकि उसका थोड़ा सा हिस्सा यहाँ से दिखता है। वो जो ब्लैक ब्लैक लास्ट में दिख रहा है ना, वो द्रोणागिरी पर्वत है। अभी मैं द्रोणागिरी पर्वत से ही आ रहा हूँ। इससे पहले वाली वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाके देख सकते हैं द्रोणागिरी रियल वाला। तो आज मैं जाने वाला हूँ इस रोड पे, बिल्कुल एंड में, जहाँ पे ये रोड एंड होगा। मैं जाने वाला हूँ नीति वैली, जो हिंदुस्तान की लास्ट वैली है। और वहाँ पे एक विलेज है नीति विलेज, जो हिंदुस्तान का लास्ट विलेज है। 4:30 बजे हम लोग निकल जाते हैं नीति वैली के लिए। आज हमें लगभग 40 किलोमीटर का सफ़र तय करना था। घमसाली विलेज क्रॉस करते ही हमें मिलती है ये वाटर क्रॉसिंग। शाम का समय था, पानी का फ्लो बहुत तेज़ था और पानी में बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए थे, जिससे हमारी बाइक अनबैलेंस हो जाती है। निकल गया। लगी क्या? बच गए। रोड का काम अभी चल रहा है और थैंक्स टू BRO, जिनकी वजह से हम लोग बॉर्डर तक पहुंच पाते हैं और बॉर्डर के जो लास्ट विलेज हैं वो देख पाते हैं। ये गेट लगा हुआ है नीति विलेज का और आगे ये जो गांव है यही है नीति विलेज, भारत का आखिरी गांव। फाइनली शाम के 6 बजे हम लोग नीति विलेज में एंटर करते हैं। एक वहाँ सामने होम स्टे नज़र आ रहा है, वहाँ पे भेजा है मैंने देवल भाई को कि देख के आओ। ये वाला होम स्टे ले लिया। इस गांव में बहुत ज़्यादा होम स्टे के ऑप्शन नहीं है। बहुत चढ़ाई पे यार, नीचे से ऊपर से आए, सांस फूल गई। ज़्यादातर टूरिस्ट घमसाली में स्टे करते हैं। अरे यार, अभी और ऊपर चलना है। मुंह हाथ धुल के हम सीधा पहुंच जाते हैं खाना खाने के लिए। भूख काफ़ी तेज लग रही थी क्योंकि रास्ते में हमने कुछ नहीं खाया था। गुड मॉर्निंग गाइज। अभी फिलहाल मैं हूँ इंडिया के लास्ट विलेज नीति, जो बसा हुआ है इंडो तिब्बत बॉर्डर पे। यहाँ के जो निवासी है ये पहले तिब्बत से व्यापार किया करते थे, लेकिन अभी ये सारी चीज़ें बंद हैं। यहाँ से चीज़ें ले जाया करते थे उस तरफ और उस तरफ से चीज़ें यहाँ लाया करते थे। तो अभी यहाँ पे कुछ चीज़ें हमें ऐसी देखने को मिली हैं जो तिब्बत की ही हैं। जैसे कि यहाँ पे ये देखिए, ये एक जग रखा हुआ है और ये काफ़ी वेटेड है। देखने में आपको बिल्कुल सिल्वर जैसा लगेगा कि चांदी का है, लेकिन पता नहीं ये किसका है, लेकिन है बिल्कुल अलग। इसको देखो, यहाँ पे इसका एक ढक्कन है, इस तरह से खुलता है। उसके बाद दूसरा ढक्कन जो इसका है वो इस तरह से खुलता है और इसके अंदर का जो वो है वो समझ से परे है।
कि इसमें क्या रखा जाता था, पानी या चाय या दूध, किसके ये रखने के काम में आता था ये हमको नहीं पता है। लेकिन ये जो चीज़ है ये बिल्कुल एंटिक चीज़ है और ये जग तिब्बत का है, जब ये लोग तिब्बत से व्यापार किया करते थे। ये उस समय का टेप रिकॉर्डर है वीडियोकॉन का, जिसके अंदर रील वाली कैसेट लगा करती थी। अगर आप लोगों ने देखी होगी रील वाली कैसेट, तो यहाँ पे वो कैसेट लगती थी। बचपन में हमने भी बहुत गाने सुने हैं इस रील वाली कैसेट से। उस समय में भी टी सीरीज की कैसेटें आया करती थी। तो ये टेप रिकॉर्डर भी काफ़ी पुराना है। यहाँ पे एक चीज़ कुछ वुडन की है, लेकिन इसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है कि ये क्या चीज़ है। आई होप कि ये कोई ऐसी यंत्र है कि जिसमें या तो फिर यहाँ से पानी वानी डाला जाता था, या फिर ये कुछ बजाने का यंत्र है। जो वाद्य यंत्र होते हैं ना, उनमें से कोई यंत्र है ये। उसके बाद यहाँ पे ये रखी हुई हैं स्लेट, जिस पे बचपन में पढ़ा करते थे काफ़ी पहले। मतलब अभी की जो जनरेशन है इनके बारे में शायद नहीं जानती हो। ये स्लेट हैं जिससे जो उस समय चौक आया करते थे ना, जिसको खड़िया बोलते हैं, वाइट वाली, उससे यहाँ पे लिखा जाता था और बच्चों को वो फिर गीली करके दी जाती थी, जिससे फिर वो उसी पे मतलब फेरा करते थे। इस तरह का इसमें था। तो यहाँ पे 3 स्लेटें रखी हुई हैं, बहुत अच्छे से इन्होंने यहाँ पे डेकोर किया हुआ है। और यहाँ पे ये कुछ बर्तन हैं, ये भी काफ़ी पुराने बर्तन हैं। देखने में ये शायद मिट्टी का है या लकड़ी का है। हाँ, ये मिट्टी का बर्तन है। ये देखिए यहाँ से ये थोड़ा सा टूटा हुआ है ना, तो ये मिट्टी के बर्तन है। और इसके ऊपर जो ये रखा हुआ है ये लकड़ी का है। तो इस तरह के यहाँ पे और भी बर्तन है। पहले जो बर्तन है वो इसी तरह के यूज किए जाते थे। और ये वाला शायद लकड़ी का है। ये बर्तन नहीं है, ये कुछ रखने के लिए इन्होंने बनाया हुआ है, अचार वगैरह। तो ये जो है ये वुडन का है, ये मिट्टी का नहीं है। तो अभी हम लोग अपने होम स्टे के नीचे आ चुके हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए, क्योंकि भाई हमको आवाज़ लगा रहे थे ब्रेकफास्ट के लिए। तो ब्रेकफास्ट करते हैं और उसके बाद फिर हम लोग गाँव को घूमने के लिए जाएंगे। गांव घूमने के लिए तो हम लोग निकल चुके थे, लेकिन हमें तलाश थी एक ऐसे बुजुर्ग इंसान की जिन्होंने उस समय तिब्बत से व्यापार किया हो। आप हमारे यहाँ के सबसे बुजुर्ग आदमी हैं, सीनियर बुजुर्ग आदमी श्री मोहन सिंह राणा जी, 88 के हैं ये, ठीक है ना। और हमारे यहाँ करीब 4-5 बंदे हैं जो इस एज के हैं। और आपने जो है ना अपने ज़माने में 65 से पहले जो हमारा तिब्बत ट्रेड चलता था, व्यापार यहाँ, तो हम इस रास्ते जाते थे तिब्बत व्यापार। और ज़रा आप फोकस करेंगे उधर, तो एक रास्ता वो भी है तिब्बत जाने का। रास्ता वहाँ से भी है ना, वो तो वो सामने जो 19 आपको पहाड़ दिख रहे हैं, जहाँ बर्फ दिख रहे हैं, 19,000 है उसका। हाँ 19,000 चोर होती पास चोर करते हैं, काला किसको बोलते हैं? चोर 19,000 होती। है उसका। चोर होती पास है। हाँ। ये है ऊपर जो आपको अभी यहाँ से नहीं दिख रहा है, ये जो ऊपर दिख रहा है ना, इसके पीछे एक पहाड़ है, ठीक है, इसके इसको पीछे। बोलते हैं बमलास। अच्छा, तो आपने ट्रेड किया है उस समय जब ट्रेड होता था? हाँ, हम तो छोटे, उस समय तो छोटा, हम तो शादी भी नहीं हो रखा था उस समय से भी। हम ये आपको एक यहाँ पर ये दिख रहा है ना, ऐसे पूरा गेड़ वो वाला, ये यहाँ पर जो इस कमरे में ये जाना ना, यहाँ फील्ड था अंदर, इसमें रहते थे करीब 2,500 बकरियाँ। तिब्बत क्या उस समय व्यापार के टाइम पर 2,500 बकरियाँ, करीबन 50 घोड़े एक बंदे के। अच्छा, और उसमें एक होता था याक याक का एक दूसरा वैरायटी होता है, उसको हम बोलते हैं जोबा। बकरियां जाती थी, उसमें एक को बनता था, 2 पार्ट होता था ना, इसमें राशन डालते थे, थैला 2 थैले, तो वो बकरी के ऊपर हमने रख देना है, वो सामान थैला से जाता था तिब्बत को। चाचा जी क्या ले जाते थे, क्या क्या ले जाते थे? यहाँ से हम ज्यादातर जौ, उवा और एक कोटा फापर, तो बाद में तो डेली भी हुआ, चीनी भी हुआ, खट्टा मीठा हल्दी, चावल भी ले गए, आटा भी ले जाते थे, सभी चीज़ चलता। उधर से क्या लाते थे? उधर से नमक और सुहागा, ऊन, ऊन। नमक वाले तो यहीं आ जाते थे, उनके बकरी, भेड़ बकरी ना, अपने अपनी आड़त रहते थे, कोई यहाँ, कोई बमसाली, कोई बम पाक, अपने अपने आड़त रहते थे। यहाँ जो भी हम कपड़े वपड़े लाते थे, ये हम लाते थे कलकत्ता या ये क्या बोलते हैं, कैलिंगोंग बोलते हैं ना उधर। हाँ, तो उधर से हमारा वो आता था कपड़े, या मतलब जो भी खाने का सामान है। ये चाइना वार हुआ, तिब्बत को जब उन्होंने वो किया, कहाँ कैप्चर किया, तो ये जो रास्ता दिख रहा है आपको, इधर सारे तिब्बती आए। अच्छा, वो आए थे बेचारे,
अपने सब सामान के साथ उनको वहाँ से भगाया गया था। तो कुछ यहाँ रुके, कुछ कहाँ रुके, कुछ कहाँ रुके, चलते गए वो। आज के डेट में वो कोई देहरादून में है, तिब्बती, कोई दिल्ली में है, वो तिब्बती वाला जो वो दिल्ली में आपने देखा होगा स्टार्टिंग में। हिमाचल में आ गया, वहाँ के जो दलाई लामा कहते हैं मंडी, धर्मशाला मंडी में। कोई हिमाचल चले गए, यहाँ से आए तो कोई देहरादून बसे भी। ऐसा हो गया था कि तिब्बत में जैसे वो सारी चैन कवर कर दिया, बड़े बड़े पहले उन्होंने फंसाया उनको दिया। तो जो बड़े बड़े धनवान थे उनके सारे लट्टे पट्टे धन दौलत अपने आप खा दिया, और बकरी जो गरीब छोकरे थे उनको दे दिया। तो बेचारे गरीबी जब सारे उनके संपत्ति लूट गया तो भागना ही था बेचारे। जैसे आप तिब्बत के लिए व्यापार किया करते थे यहाँ से, तो कितना टाइम लगता था उधर पहुँचने में? ये तो आके यहाँ से बॉर्डर पर जाने जो हमारी इंद्र रेखा का है, यहाँ से तो जैसे हमने कला जावत करा, एक दिन कला बाजार, दूसरे दिन रिमझिम, तीसरे दिन हमने इंद्र रेखा क्रॉस करना है। इस गांव में एक फेस्टिवल मनाया जाता है जिसको लसफा फेस्टिवल बोलते हैं। और ये जो फेस्टिवल है कुछ इस तरह से मनाया जाता है कि यहाँ पे दो माता हैं, एक छोटी माता और एक बड़ी माता। जो माता हैं उनकी जो जिम्मेवारी है एक परिवार को दी जाती है, और वो परिवार उस जिम्मेवारी को 1 साल तक निभाता है। और ये जो फेस्टिवल है अक्टूबर में होता है, 16, 17, 18 16, 17, 18 अक्टूबर को होता है। तो कैसे कैसे ये होता है थोड़ा सा बताएंगे? 50 साल बाद मेरा नंबर आया। अच्छा। अब मुझे इन्फॉर्मेशन दिया जाता है कि जो शेयर वाला, ये शेयर है ना, जो ये शेयर मतलब ये मेरे लिए एक इन्फॉर्मेशन है। अच्छा। कि भाई अब ये आपको मिल रहा है इस साल, इसमें अनाज भर देते हैं पूरा, इसमें दिया बालते हैं, धूप बालते हैं, और ये आपको जिस घर में जाना है, माता ने शिफ्ट होना है, उसको 1 साल पहले इसको दिया जाता है कि नेक्स्ट ईयर अब आपकी बारी है, और आपको इसका वो करना है, माता का अब आपके यहाँ आने वाली है, इसलिए आप माता की सेवा। तो वो 1 साल तक, जो जब तक माता नहीं है तब तक वो माता का जो चिन्ह आ रखा है, ये माता की निशानी है, इसकी पूजा करता है। अच्छा। और नेक्स्ट ईयर फिर उनको दी जाए। अब तक उस जिस स्थान पर ये रखा हुआ है उस स्थान पर माता की डोली हो जाएगी, ये उठ जाएगा और माता की डोली उस स्थान पर आ जाएगी। अच्छा। और अगले 1 साल तक वही माता की पूरी जिम्मेवारी रखेंगे। वो हर मंडे को नहाएंगे धोएंगे सर परिवार, और जेंट्स जो है माता का श्रृंगार करेंगे, वहाँ गोबर से अंदर को लीपेंगे, माता का स्थान शुद्ध करेंगे, शुद्धिकरण करके उसके बाद वो माता का श्रृंगार करेंगे। माता के श्रृंगार करने के बाद वो जो है लेडीज जो होगी वो माता का वो बनाएंगे क्या, भोग। वो भी कुट्टू के आटे का हम लड्डू बनाएंगे, और उसमें हम जो चना होता है और इलायची दाना होता है, वो उसमें टॉफियाँ, इलायची दाना, ये सब का प्रसाद होता है, वो चढ़ा के फिर वो पूरे गांव में हर मेंबर को, गांव के हर मेंबर को घर घर जाके उनको वो प्रसाद बांटेंगे। अभी हम गांव में घूम रहे हैं, और जैसे कि हमें अभी बताया गया कि इस गांव के जो लोग हैं 6 महीने तक इस गांव में रहते हैं, और 6 महीने के लिए इस गांव को पूरी तरह से छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन अभी तक बहुत से लोग इस गांव में नहीं आए हैं, और मोस्टली ज़्यादातर लोग बाहर ही रहते हैं। जैसे कि आप ये घर देख रहे हैं, काफ़ी खूबसूरत घर है और काफ़ी पुराने घर हैं, लेकिन इनमें ताले लगे हुए हैं, और वो भी पूरी सील के साथ। ये देखो यहाँ पे सील लगी हुई है, इधर ताले पे भी सील है, और इधर भी ये मकान बंद है, ये भी घर बंद है। मतलब ज़्यादातर घर यहाँ पे बंद हैं। और इसका कारण ये है कि इस गांव में अभी बहुत ज़्यादा फैसिलिटी नहीं है, यहाँ पे मोबाइल नेटवर्क नहीं है, स्कूल नहीं है, तो जिस वजह से जो बच्चे हैं वो बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं। और इस गांव के ज़्यादातर जो लोग हैं उनकी जॉब लग चुकी है बाहर, तो वो लोग बाहर रहते हैं, जैसे देहरादून हो गया, चमोली हो गया, इस तरह से वो लोग ज़्यादातर बाहर रहते हैं, और यहाँ के जो घर हैं वो बंद पड़े रहते हैं। वैसे ये लोग यहाँ पे आते हैं, इस गाँव में एक पूजा होती है, उस टाइम पे तो गाँव के सारे लोग यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं। काम करने वालों की कमी है। अब वो बुजुर्ग लोग क्या करेंगे? नई पीढ़ी जो है वो सारे यहाँ से पलायन करके एक तरह से देखा जाता है। अब धीरे धीरे लौट रहे हैं, जो रिटायर आ गए वो आ रही, आप ये रिटायर हैं चल रहे हैं। गांव घूमते घूमते हमें पता लगता है बाबा बर्फानी के मंदिर के बारे में, जिन्हें उत्तराखंड के अमरनाथ भी कहा जाता है। ऐसा कहते हैं कि बाबा बर्फानी की जो शिवलिंग है वो सेम अमरनाथ जी की तरह दिखती है। तो फिर क्या था, हम भी चल देते हैं बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए। गांव वालों ने जिस मंदिर के बारे में हमें बताया था, बाबा बर्फानी के बारे में, तो अभी मैं उस ट्रैकिंग पॉइंट पे पहुंच गया हूं। यहां से हमारा ट्रैक स्टार्ट होगा। गांव वालों ने हमें बताया था कि आधा घंटा लगेगा, लेकिन मैं 1 घंटा मान के चलता हूं। यहां से पूरा नीति विलेज दिख रहा है, अगर आप वहां पे देखेंगे तो घाटी में वो गाँव बसा हुआ है, बहुत ज़्यादा बड़ा गाँव तो नहीं है। तो अभी हम यहाँ से ट्रैकिंग स्टार्ट करने वाले हैं।
40 मिनट का सफ़र करने के बाद फाइनली हमको मंदिर की पहली झलक दिख गई है। तो ये हैं बाबा बर्फानी और इनके पास में ये जो नदी दिख रही है आपको, इसको दूध गंगा बोलते हैं क्योंकि इसका जो पानी है बिल्कुल दूध की तरह सफ़ेद है और आगे जाके ये धौली गंगा में मिल जाती है। यहाँ पे आपको ये जो शिवलिंग दिख रहे हैं, ये नेचुरल शिवलिंग हैं। ठंडी का मौसम होता है तो इस पे स्नो जम जाती है। तो ये जो आप देख रहे हैं यही है बाबा बर्फानी का स्वरूप। और जब सर्दियाँ होती हैं तो ये पूरा स्नो से यहाँ पे पूरा एक शिवलिंग का स्वरूप लेता है। और अगर आप अभी देखेंगे तो ये जो पानी आ रहा है ना, ये नेचुरल पानी आ रहा है और इसके अंदर से आ रहा है, ऐसे बिल्कुल झरने जैसा बन रहा है। ये देखो, इनके नीचे से यहाँ से ये जल निकल रहा है और यहाँ पे देखेंगे तो कुछ ये घास फूंकता है। और ये जो आप वाइट वाइट देख रहे हैं, ये क्या है? ये बर्फ़ नहीं है, ये कुछ जेली जैसा पदार्थ है ये जो आप देख रहे हैं, और इस पर बहुत ज़्यादा ये लगा हुआ है। तो ये जो आप जल देख रहे हैं ये बहुत ही पवित्र जल है। तो अगर आप यहाँ आ रहे हैं, सबसे पहले तो मैं इस जल का पान करूँगा।